Hello students, welcome to chemistry class. Students, today I will discuss the topic determination of standard reduction potential. Student, this topic is related to 11th class as well as 12th class. So please watch the video carefully. स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? वैसे तो मुझे ये आपको काफ़ी पहले बता देना चाहिए था, चैप्टर के शुरू में ही बता देना चाहिए था, लेकिन बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, सिंपल सी बात थी, इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं आपको इसको लास्ट में बता देती हूँ। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? स्टूडेंट, अगर किसी मेटल की रॉड को हम उसी के आयन के सॉल्यूशन में डिप करते हैं, जैसे कि जिंक की रॉड को हम जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करते हैं, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है और उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरह का होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। अगर मेटल की रॉड जिसको हमने उसी के आयन के सॉल्यूशन में डिप किया है, उस पर ऑक्सीडेशन होता है विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और अगर मेटल की रॉड जो उसी के आयन के सॉल्यूशन में डिप है और उसमें रिडक्शन होता है विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो उसको हम कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। स्टूडेंट, यहाँ मैंने एक वर्ड काम में लिया कि विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो इसका क्या मतलब है? एक्चुअली स्टूडेंट्स क्या है कि सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। सपोज़ करो कि अगर हमने जिंक की रॉड को जिंक सल्फेट में डिप कर दिया, तो भाई या तो इस पर ऑक्सीडेशन होगा या इस पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। लेकिन केवल ऑक्सीडेशन और केवल रिडक्शन की रिएक्शन अगर होती है तो हम उसमें सर्किट पूरा नहीं होगा और हम उसकी वोल्टेज यानी कि उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाल पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जिस भी इलेक्ट्रोड का हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना होता है, उसको हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ में कपल करते हैं। ठीक है, वो मैं भी आपको थोड़ी देर बाद समझाऊंगी। पहले हम ये समझ लेते हैं कि हम यहाँ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात क्यों कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है उसको हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी SHE या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी कि NHE के नाम से भी जानते हैं। क्यों? और ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है, क्योंकि इसका खुद का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में पढ़ा था कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। तो जो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसको हमें स्टैंडर्ड स्टेट पे लेना होता है, यानी कि टेम्परेचर को 298 केल्विन मेंटेन करना होता है, और जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट हमने भरा होता है, जो HCl होता है, वो 1 मोलर होना चाहिए, और जो हाइड्रोजन गैस इसमें हम डालते हैं वो 1 बार पर होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि ये हाइड्रोजन गैस की क्या बात है। एक्चुअली स्टूडेंट्स, जिंक इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं? जब जिंक की रॉड किस में डिप होती है, जिंक सल्फेट में, तो बताओ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसे कहेंगे? जब हाइड्रोजन गैस किस में डिप होगी, उसकी आयन की सॉल्यूशन यानी HCl के अंदर। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन तो गैस होती है, तो वो एक इलेक्ट्रोड की तरह कैसे बिहेव करेगी? तो उसके लिए जो अगर हम इसका डिज़ाइन देखें, अगर हम इसका कंस्ट्रक्शन देखें, तो क्या है कि जैसे ये कंटेनर, और इस कंटेनर के अंदर हमने 1m HCl को फिल कर दिया है, और इसके अंदर हमने एक इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब है जिसके अंदर से होते हुए एक रॉड जा रही है जिसके एंड पर प्लेटिनम फॉइल लगी हुई है, और यहीं से हाइड्रोजन गैस इसमें जाती है। स्टूडेंट्स, ये जो हाइड्रोजन गैस है, इसको प्लेटिनम जो है वो प्लेटिनम उसको जगह देता है, प्लेटिनम उसको ग्रहण करता है। तो ये हाइड्रोजन गैस जो है वो प्लेटिनम से अटैच हो जाती है, और इनडायरेक्टली हाइड्रोजन गैस जो है वो HCl के कांटेक्ट में आ जाती है। प्लेटिनम यहाँ पर इनर्ट रहता है, ये रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता, ये केवल हाइड्रोजन को जगह देता है और स्पेस देता है उसको। तो इस तरह जो एक कंस्ट्रक्शन हुआ जिस इलेक्ट्रोड का, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। चूँकि यहाँ इलेक्ट्रोलाइट 1m है, HCl, हाइड्रोजन गैस 1 बार पे है और टेम्परेचर 298 पर है, तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन है, इसलिए इसको हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं।
ठीक है। अब स्टूडेंट्स, जो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, इस पर ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और रिडक्शन भी हो सकता है। अगर तो ऑक्सीडेशन होता है तो H2 2H+ में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर रिडक्शन होता है तो 2H+ किस में कन्वर्ट हो जाता है, H2 में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम इसका प्रेजेंटेशन देखें, जैसे जिंक इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते थे, E0 Zn+2/Zn ऐसे करते थे। इसी तरीके से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, प्लेटिनम H2/H+। देखो प्लेटिनम तो ये है, और इस प्लेटिनम ने हाइड्रोजन गैस को ग्रहण करा हुआ है, तो इसलिए हमने यहाँ क्या लिख दिया, प्लेटिनम H2। और आयन कौन सा है, H+ है। जैसे यहाँ हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको हम जो रिप्रेजेंट करेंगे, सॉरी स्टूडेंट्स, जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम प्लेटिनम H2/H+ से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे इसको हम Zn+2/Zn से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने प्लेटिनम क्यों लिखा है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस डायरेक्टली H+ के कांटेक्ट में नहीं है, ये थ्रू प्लेटिनम H+ के कांटेक्ट में है। ठीक है, अभी मैंने आपको ये बता ही दिया कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, और इसको हम इनर्ट इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, और इसका खुद का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने भी आपको बताया कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहते हैं, 2 तरह का होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम निकाल नहीं सकते, इसके लिए हमें एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम इनर्ट इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, और वो होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिस पर ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और रिडक्शन भी हो सकता है। अब स्टूडेंट्स, हम देख लेते हैं कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने आपको दिखा रखा है कि जिंक इलेक्ट्रोड का अगर हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो कैसे निकालेंगे। जिंक की रॉड को जिंक सल्फेट में डिप करेंगे, और ये हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। दोनों को हम वायर के थ्रू कनेक्ट कर देंगे, और दोनों के सॉल्यूशन को हम सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर देंगे, जैसे हम गैल्वेनिक सेल के अंदर करते थे। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो नीडल है ये किसकी है, वोल्ट मीटर की है, और वोल्ट मीटर जो है वो रीडिंग शो करेगा। वोल्ट मीटर जो भी रीडिंग शो करेगा, वो वोल्टेज जो है, वो वोल्ट जो है वो किसका होगा, वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका होगा, जिंक का होगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का खुद का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, 0 है। वोल्ट मीटर जो है वो रीडिंग शो करेगा, वो रीडिंग जो शो करेगा वो दोनों इलेक्ट्रोड का दोनों इलेक्ट्रोड की शो करेगा, लेकिन इसकी तो खुद की 0 ही है। इसका मतलब ये जो भी रीडिंग शो करेगा वो किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा, जिंक का, और वो हमारा कितना आ जाएगा, 0.76 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, चूँकि इसमें वोल्ट मीटर की नीडल का डायरेक्शन इस तरफ है, इसका मतलब करंट का डायरेक्शन इस तरफ है। अगर करंट का डायरेक्शन इस तरफ है तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इस तरफ है। अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इस तरफ है तो इसका मतलब जिंक पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये नेगेटिव पोल है। और अगर ये नेगेटिव पोल है तो इसके आगे कौन सा साइन लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, और इस तरह से हमें जिंक इलेक्ट्रोड का क्या मिल जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल मिल जाएगा, और वो कितना आएगा, -0.76 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है कि जब हम इन दोनों को कनेक्ट करते हैं वोल्ट मीटर से, तो वोल्ट मीटर 0 रीडिंग शो करने लग जाता है। इसका क्या मतलब है कि ये कनेक्शन जो है वो उल्टा हो गया है, कनेक्शन गलत जुड़ गया है। एक्चुअली कनेक्शन के टाइम में वोल्ट मीटर का नेगेटिव एंड जो है वो इलेक्ट्रोड के नेगेटिव एंड से जुड़ा होना चाहिए, और इसका पॉजिटिव एंड जो है वो इलेक्ट्रोड के पॉजिटिव एंड से जुड़ा होना चाहिए। लेकिन हमें तो पता ही नहीं है कि कौन नेगेटिव पोल बनेगा और कौन पॉजिटिव पोल बनेगा। तो हम जब कनेक्शन करते हैं, वोल्ट मीटर की रीडिंग उल्टी 0 आती है, तो हम अपने कनेक्शंस को रिवर्स कर देंगे। ठीक है, अब देखिए, इस गैल्वेनिक सेल इस सेल के अंदर जिंक पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और जो हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से हम जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। जिसका भी निकालना है उसको हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसी तरीके से वोल्ट मीटर जितनी भी रीडिंग शो करेगा वो उसी इलेक्ट्रोड की शो करेगा। फिर हम करंट का डायरेक्शन देख लेंगे, करंट के डायरेक्शन से हमें इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन पता लग जाएगा, और इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन से हमें पता लग जाएगा कि इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कौन कर रहा है। जो भी इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा वो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, और उस पर कौन सा साइन आ जाएगा, नेगेटिव। और अगर
करंट का डायरेक्शन सपोज करो उल्टा होता तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन भी उल्टा हो जाता, और ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते उस पर कौन सा साइन आ जाता, पॉजिटिव आ जाता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो मैंने आपको इतनी बात बताई है स्टूडेंट्स, दैट इज़ डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये आपके 11th क्लास में भी है और 12th क्लास में भी है। इसके बाद मैं आपको नर्नेस्ट इक्वेशन का एक न्यूमेरिकल करा रही हूँ जो केवल 12th स्टैंडर्ड के लिए है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था स्टूडेंट्स की एंटी लॉग कैसे निकालते हैं। अब यहाँ मैं एक ऐसा न्यूमेरिकल करा रही हूँ जिसमें मैं आपको लॉग निकालना सिखाऊंगी। और स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आपको मैंने एग्जाम्पल लिया है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 12th की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो मैंने सोचा कि चलो आपको एक ऐसा न्यूमेरिकल करा दूँ जो थोड़ा सा जिसमें ट्विस्ट है और जो एनसीईआरटी का भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपको क्या निकालना है, ईएमएफ ऑफ द सेल निकालना है। और इस क्वेश्चन के अंदर आपको सेल को रिप्रेजेंट किया गया है। आपको इक्वेशन नहीं दी है, आपको रिएक्शन नहीं दी है, आपको क्या दे रखा है, सेल दे रखा है। सेल में क्या है, प्लेटिनम Br2 Br नेगेटिव, डबल लाइन का मतलब क्या हो गया, सॉल्ट ब्रिज, H+/H2 बाय प्लेटिनम। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब कभी भी हमें नर्नेस्ट का न्यूमेरिकल करना है स्टूडेंट्स, तो देखो नर्नेस्ट इक्वेशन में हमें लॉग के बाद क्या लिखना होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इस सेल के रिप्रेजेंटेशन में हमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट तो नज़र आएंगे नहीं। रिएक्टेंट प्रोडक्ट आपको कब दिखेंगे, जब आप सेल रिएक्शन लिखोगे। अब देखो सेल रिएक्शन कैसे लिखें। अब आप जनरली क्या गलती करते हो स्टूडेंट्स कि आप ऐसे इक्वेशन लिख देते हो। आप क्या लिखते हो, Br2, ठीक है, ये Br2 है और ये Br2 किस में कन्वर्ट हो गया, Br नेगेटिव में, और ये जो H+ है वो किस में कन्वर्ट हो गया, H2 में। आप ऐसे लिखते हो कि Br2 तो Br नेगेटिव में बदल गया और H+ किस में बदल गया, H2 में, और ये गलत हो जाएगी। क्यों, देखो Br2 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0, और इसका कितना है, -1, यानी इसका क्या हो गया, रिडक्शन। और यहाँ H+ से क्या बन रहा है, H2, तो इसका भी +1 से 0 हो रहा है, यानी इसका भी रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर तो दोनों ही रिएक्टेंट्स का रिडक्शन हो रहा है, जबकि एक का क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन, और एक का क्या होना चाहिए, रिडक्शन होना चाहिए। अब आप सोचोगे कि हमें कैसे पता लगेगा, तो भैया आप ये बताओ कि मैंने आपको सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखना बताया था। मैं ये कहती थी कि पहले क्या आता है, एनोड, और फिर उसके बाद क्या आता है, कैथोड आता है। ठीक है, अब एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। यानी हमें इसका तो कराना है ऑक्सीडेशन और इसका कराना है रिडक्शन। अब देखिए, या तो हम Br2 को किस में बदलें, Br नेगेटिव में, या Br नेगेटिव को किस में बदलें, Br2 में, लेकिन हमें तो इसका ऑक्सीडेशन कराना है, यानी हमें ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज करना है, यानी हम Br नेगेटिव को किस में बदलेंगे, Br2 में बदलेंगे। तो ये देखो Br नेगेटिव को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, Br2 में। इसका हमें रिडक्शन कराना है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर कम करना है, यानी प्लस से कितना करना है, 0 करना है। तो जब हम इसको प्लस से 0 करेंगे, अगर हम इसको प्लस से 0 करना चाहते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, यानी H+ किस में कन्वर्ट हो गया, H2 में। बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ 2 लगा दिया है, और इस तरह से हमें क्या मिल गई, सेल रिएक्शन। देखो स्टूडेंट्स, अगर हमने सेल रिएक्शन ही गलत लिख दी तो हमारा बाकी का सारा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। तो हमें ध्यान से करना है, अगर हमें क्वेश्चन में सेल रिएक्शन लिखी हुई नहीं दे रखी और उसकी जगह सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, तो हमें सेल रिप्रेजेंटेशन से सेल रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए, जिसमें हम फर्स्ट पार्ट को एनोड मानेंगे और सेकंड पार्ट को क्या मानेंगे, कैथोड। और एनोड पे जो भी होगा उसका हम क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन, और कैथोड साइड पे जो भी होगा उसका क्या करा देंगे, रिडक्शन, और फिर हम अपनी सेल रिएक्शन लिख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई करी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 log 1/। अब देखो मैंने 1/, क्यों लिखा, क्योंकि ये दोनों जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं Br2 और H2 दोनों प्योर स्टेट में है, तो दोनों की कंसंट्रेशन कितनी मानी जाएगी, 1/। रिएक्टेंट हमारा एक Br नेगेटिव है और एक H+ है, लेकिन इनके आगे बैलेंसिंग नंबर क्या है, 2 है, तो हमने इसका होल स्क्वायर कर दिया और इसका भी क्या कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया।
दूसरी गलती हम यहाँ करते हैं स्टूडेंट्स, हम आगे का जो बैलेंसिंग नंबर है उसको पावर में नहीं लगाते और वो न्यूमेरिकल गलत हो जाता है। पहली गलती हम यहाँ करते हैं, दूसरी गलती हम यहाँ करते हैं। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब केमिस्ट्री का काम तो ऑलमोस्ट डन है। अब आपको केवल आपका इसमें क्या रह गया, कैलकुलेशन पार्ट रह गया। तब देखो हमें ई नॉट सेल निकालना है। ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। आपको दोनों की वैल्यू दे रखी है। अब इस रिएक्शन में ब्रोमीन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और इसकी वैल्यू कितनी है ये, तो ये एनोड की वैल्यू होगी। कैथोड का इन्होंने दिया नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसका खुद का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। दोनों को सॉल्व किया तो क्या आ गया, -1.08 वोल्ट, ठीक। अब देखिए 2H + H2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिएंगे, 2। तो हमने N की वैल्यू कितनी पुट कर दी, 2 पुट कर दी। Br नेगेटिव की कंसंट्रेशन 0.01 है और H+ आयन की कंसंट्रेशन 0.03 है, इसका होल स्क्वायर कर दिया, ठीक। अब हमने जब इसको सॉल्व किया तो ये आया 1.08, इसको सॉल्व किया तो ये आया 1.0295, इसको सॉल्व किया तो 10 की पावर -4 और इसको सॉल्व किया तो 9 × 10 टू द पावर -4। अब जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये हमारा आया 1/9 × 10 टू द पावर -8 और इसको अगर हम ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, तो ये माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। और 1/9 को हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको हम 7 में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 1.11 × 10 टू द पावर 7, ठीक। अब देखो यहाँ तक के न्यूमेरिकल में हमें कोई दिक्कत नहीं। आप सोच रहे होंगे ये कैसे आया स्टूडेंट्स, देखो ये ऐसे आया है कि हमने इसको क्या कर दिया, 10 × 10 टू द पावर 8 कर दिया, ठीक है, अपॉन हमने क्या कर दिया, सॉरी 10 टू द पावर क्या कर दिया 7, अपॉन क्या कर दिया हमने 9 कर दिया, ठीक है। इसको हम कहाँ ले गए, ऊपर 10 की पावर किस में ले गए, हम 8 में ले गए। और फिर हमने इसको पहले तो हमने इसको करा देखो ऐसे, और आसानी से बता देती हूँ, 10 की पावर 8 करा और अपॉन क्या था 9। अब हमने इसको क्या कर दिया, 10 × 10 टू द पावर 7 अपॉन क्या कर दिया 9। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक। अब देखो स्टूडेंट्स, हमें इसका क्या देखना है, लॉग देखना है। तो देखो ये मल्टीप्लाई है, मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में। तो ये हमने इसको ब्रेक डाउन करा तो log 1.111 प्लस क्या आ जाएगा 7 log 10। अब देखो स्टूडेंट्स, log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, यानी यहाँ पर तो केवल क्या रह गया 7। अब हमारे को मेन प्रॉब्लम हमारी क्या है कि हमें इसका लॉग देखना है। अब देखो स्टूडेंट्स, लॉग कैसे देखते हैं हम लोग, देखो पॉइंट से पहले जितनी भी डिजिट्स हैं उससे एक कम ले लेंगे। जैसे यहाँ 1 डिजिट है तो उससे एक कम लिया हमने, 1 से कम क्या हो जाएगा 0, और उसके बाद हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, ठीक। अब हम जैसे एंटी लॉग टेबल में देखते थे वैसे ही हमें लॉग टेबल में देखना है। हम 11 का किस में देखेंगे, 1 में और 1 में। अब देखो लॉग टेबल खोलेंगे, जब एंटी लॉग देखना होता है तो हम एंटी लॉग टेबल खोलते हैं, और जब हमें लॉग देखना होता है तो हम लॉग टेबल में देखेंगे। तो अब ये देखिए मैंने लॉग टेबल बना रखी है। यहाँ लॉग टेबल में हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 11 की, तो यहाँ 11 मैंने सर्च कर लिया। उसके बाद में टेबल वैसी बनी हुई है 0 to 9 एंड 1 to 9। अब 11 के बाद नेक्स्ट डिजिट क्या आ रही है 1, तो हमने इसमें 1 की वैल्यू देखी तो ये कितनी आ रही है 0.0456, और अगली वैल्यू भी किसकी है 1 की, तो अगली टेबल में भी हमने 1 की वैल्यू देखी तो वो कितनी आ रही है 1। जब हमने इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.0457 आ जाएगी, ठीक है। अब देखो जब हमने इसको सॉल्व कर दिया तो ये हमारी वैल्यू, जब हमने इन दोनों को ऐड करा और इससे मल्टीप्लाई करा तो हमें ये मिल गया और अल्टीमेटली हमें ये वोल्टेज मिल गई, ठीक। अब स्टूडेंट्स आपको अगर मैं और थोड़ा सा क्लियर कर दूं लॉग के बारे में, तो यहाँ देखिए सपोज करो हमें इसकी जगह पर इसका लॉग देखना होता, तो देखो पॉइंट से पहले कितनी डिजिट हैं, 2 डिजिट्स हैं 1 और 2, तो हम इसका एक कम ले लेंगे, 2 डिजिट से एक कम लेंगे तो कितना आएगा 1 आ जाएगा। और इसका भी हम 11 देखेंगे और 11 का किस में देखेंगे 1 और 1 में, तो 1 और 1 में देखने के बाद क्या आ रहा है 0.0457, तो ये हमारा कितना आ गया 0.0457। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर हमें इसका लॉग देखना होता
तो बताइए पॉइंट से पहले कितनी डिजिट्स हैं, 3, तो हम क्या ले लेते, 2 ले लेते, और फिर 11 का किस में देखते, 1 और 1 में, तो वो यही आ जाता। ठीक है, तो आई होप आपको ये लॉग अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थोड़ी और प्रैक्टिस करोगे न्यूमेरिकल्स की तो आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल देखनी मैंने आपको बताई दी है, और आपकी एनसीईआरटी में काफ़ी सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं इनसे रिलेटेड, तो आप उनकी प्रैक्टिस करना। आई होप आपको दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन पोटेंशियल बताया, कैसे निकालते हम स्टैंडर्ड डिडक्शन पोटेंशियल किसी भी अननोन इलेक्ट्रोड का, और सेकंड पार्ट में मैंने आपको इसका क्या करवाया है, नर्नेस्ट बेस्ड न्यूमेरिकल, जिसमें मैंने आपको लॉग देखना सिखाया है। आई होप आपको दोनों चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो स्टे होम, स्टे सेफ एंड डू स्टडी।